शहर के एक मशहूर बिल्डर विक्रम खन्ना को अपनी दौलत और रसूख पर बहुत घमंड था। उनका मानना था कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है और गरीब लोग सिर्फ धरती पर बोझ हैं। एक दिन बारिश के मौसम में विक्रम अपनी महंगी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। कीचड़ से भरी सड़क पर एक बूढ़ा आदमी बहुत धीरे धीरे रास्ता पार कर रहा था। विक्रम ने जोर जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन बूढ़ा आदमी कम सुनाई देने के कारण हट नहीं पाया। गुस्से में विक्रम गाड़ी से उतरा और उस बूढ़े व्यक्ति को धक्का दे दिया। बूढ़ा कीचड़ में गिर पड़ा। विक्रम चिल्लाया, तुम्हारी वजह से मेरी मीटिंग लेट हो रही है। तुम जैसे लोग घर से निकलते ही क्यों हो? बूढ़े व्यक्ति ने कांपते हाथों से अपना चश्मा उठाया और शांत स्वर में कहा, बेटा, समय का पहिया घूमता है। आज तुम ऊपर हो, कल शायद नीचे होगे। भगवान किसी का अपमान नहीं भूलता। विक्रम हंसते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। 2 साल बीत गए। विक्रम का व्यापार बहुत फैल चुका था। एक रात जब वह अपने बेटे आर्यन के साथ शहर से बाहर जा रहा था, उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी एक गहरी खाई की ओर लटक गई। अंधेरी रात और मूसलाधार बारिश के बीच वहां कोई मदद के लिए नहीं था। विक्रम के पैर फंस गए थे और छोटा आर्यन बेहोश था। तभी वहां एक पुरानी लालटेन लेकर एक साधारण सा व्यक्ति गुजरा। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर विक्रम और उसके बेटे को बाहर निकाला। वह उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर पास की एक छोटी सी कुटिया में ले गया। वहां उसने जड़ी बूटियों से आर्यन का प्राथमिक उपचार किया और पूरी रात उनकी सेवा की। सुबह जब विक्रम को होश आया तो उसने अपने संरक्षक को देखा। वह दंग रह गया। यह वही बूढ़ा आदमी था जिसे 2 साल पहले उसने कीचड़ में धक्का दिया था। विक्रम की आंखों में शर्म के आंसू आ गए। उसने रोते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर उसे उठाया और कहा, मैंने कहा था ना बेटा, कर्म लौट कर आते हैं। तुमने तब नफरत दी थी, लेकिन आज ईश्वर ने मुझे तुम्हें प्यार देने का मौका दिया है ताकि तुम समझ सको कि इंसानियत दौलत से बड़ी होती है। विक्रम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह व्यक्ति जिसे उसने बोझ समझा था, वही आज उसके कुल का दीपक बचाने वाला फरिश्ता बन गया था। विक्रम ने तय किया कि वह पुराना अहंकारी इंसान नहीं रहेगा। उसने उस बुजुर्ग, जिसका नाम हरी काका था, से विनती की कि वे उसके साथ शहर चले, लेकिन हरी काका ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा, बेटा, मेरा सुकून इसी कुटिया और इन पेड़ों में है। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो दूसरों के काम आना सीखो। शहर लौटकर विक्रम का नज़रिया पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा आशीर्वाद फाउंडेशन के नाम से एक संस्था में लगाना शुरू किया, जो सड़क पर रहने वाले बुजुर्गों की चिकित्सा और रहने का प्रबंध करती थी। समय बीतता गया। अब आर्यन 15 साल का हो चुका था। एक दिन विक्रम को खबर मिली कि उनकी सबसे बड़ी निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लग गई है और कई मजदूर अंदर फंसे हैं। विक्रम तुरंत मौके पर पहुंचा। वहां अफरा तफरी मची थी। दमकल कर्मी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लपटें बहुत तेज थी।
तभी विक्रम ने देखा कि एक नौजवान लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना बार बार अंदर जा रहा था और एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाल रहा था। जब आग बुझी तो वह लड़का पूरी तरह झुलस चुका था। विक्रम उसे तुरंत अपने बेहतरीन अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि लड़के की हालत नाजुक है और उसे खून की सख्त ज़रूरत है। विक्रम का ब्लड ग्रुप दुर्लभ था और इत्तेफाक से उस लड़के का ग्रुप भी वही था। विक्रम ने बिना सोचे अपना खून दिया और लड़के की जान बचाई। अगले दिन जब लड़के को होश आया तो विक्रम उससे मिलने पहुंचा। लड़के के साथ एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। विक्रम को देखते ही वह वृद्ध व्यक्ति खड़े हो गए। वे हरि काका थे। वह घायल लड़का हरि काका का पोता था जो शहर में पढ़ाई करने आया था और पार्ट टाइम काम कर रहा था। हरि काका की आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने कहा, देखा विक्रम, तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी जब तुमने अपने स्वभाव को बदला और आज ईश्वर ने तुम्हारे हाथों मेरे पोते का कर्ज चुका दिया। विक्रम समझ गया कि न्याय का पहिया कभी नहीं रुकता। उसने हरि काका के पोते की पढ़ाई का सारा खर्च उठाया और उसे अपने बिजनेस में साझेदार बनाया। अब विक्रम की पहचान एक अमीर बिल्डर के रूप में नहीं बल्कि एक नेक इंसान के रूप में थी। उसे अब समझ आ गया था कि ऊंची इमारतें बनाने से उतना सुकून नहीं मिलता जितना किसी गिरते हुए इंसान को सहारा देने से मिलता है। जैसा बीज बोया था वैसी ही फसल आज उसके सामने सुख और शांति के रूप में खड़ी थी। हरि काका का पोता, जिसका नाम आकाश था, अब ठीक होकर विक्रम की कंपनी में एक ऊंचे पद पर काम करने लगा। वह बिल्कुल अपने दादा की तरह शांत और ईमानदार था। दूसरी ओर विक्रम का बेटा आर्यन, जो अब कॉलेज जाने लगा था, अपने पिता के पुराने रूप की तरह थोड़ा घमंडी होने लगा था। उसे लगता था कि आकाश सिर्फ एक गरीब का पोता है और वह उसके पिता के एहसानों पर जी रहा है। एक दिन ऑफिस में सबके सामने आर्यन के आकाश का अपमान कर दिया और कहा, तुम चाहे जितने बड़े अफसर बन जाओ, रहोगे तो वही कुटिया वाले भिखारी के पोते ही। जब विक्रम को यह बात पता चली तो उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत और प्रायश्चित बेकार हो जाएगा अगर उसका अपना बेटा ही सही रास्ता नहीं सीख पाया। विक्रम ने आर्यन को सजा देने के बजाय उसे 1 महीने के लिए हरि काका की उसी कुटिया में भेज दिया और कहा, जब तक तुम यहाँ नहीं समझ लेते कि इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं उसके चरित्र से होती है, तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। आर्यन गुस्से में वहाँ गया, लेकिन उस 1 महीने में उसने देखा कि हरि काका के पास पैसा न होते हुए भी पूरा गांव उनका कितना सम्मान करता है। जब आर्यन बीमार पड़ा तो उन्हीं गांव वालों ने, जिन्हें वह छोटा समझता था, रात भर जागकर उसकी सेवा की। 1 महीने बाद जब आर्यन वापस आया तो बदला हुआ इंसान था। उसने सबसे पहले आकाश से माफ़ी मांगी। विक्रम ने देखा कि अब उसका परिवार और उसका साम्राज्य सही मायने में सुरक्षित है, क्योंकि अब उसके पास संस्कारों की दौलत थी। कुछ वर्षों बाद
हरि काका का देहांत हुआ। पूरा शहर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल था। विक्रम ने उनकी याद में उसी गांव में एक बहुत बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाया, जहां इलाज और शिक्षा मुफ्त थी। अस्पताल के मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, दौलत विरासत में मिल सकती है, पर सम्मान केवल कर्मों से कमाया जाता है। विक्रम अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे अब मौत का डर नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन के बही खाते में इतने अच्छे कर्म जमा कर लिए थे कि उसका फल उसकी आने वाली पीढ़ियों को सुख देने वाला था। वर्षों बीत गए। विक्रम खन्ना अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी शुरू की गई आशीर्वाद फाउंडेशन अब आर्यन और आकाश मिलकर चला रहे थे। आर्यन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह केवल एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी था। एक दिन शहर में एक बहुत बड़े सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आर्यन को उसकी समाज सेवा के लिए नागरिक सम्मान दिया जाना था। जब आर्यन स्टेज पर खड़ा था तो उसने देखा कि दर्शकों की पहली कतार में एक बहुत ही बुजुर्ग और कमजोर महिला बैठी थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि अमिता थी। अमिता की हालत बहुत खराब थी। समय के थपेड़ों ने उसे तोड़ दिया था। उसके अपने बेटों, जिनके लिए उसने नंदनी और नेहा पर अत्याचार किए थे, उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। सुजीत, उसका पति, लकवे का शिकार होकर एक छोटे से कमरे में पड़ा रहता था। अमिता आज उसी फाउंडेशन से मदद मांगने आई थी जिसे आर्यन चला रहा था। सम्मान लेने के बाद आर्यन नीचे उतरा और अमिता के पास गया। अमिता उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन आज वह आर्यन के हाथों में चमकती ट्रॉफी और वैभव को देखकर अपनी फटी हुई साड़ी छिपाने लगी। आर्यन ने अमिता के हाथ पकड़े और कहा, चाची, आप यहाँ? आपकी यह हालत कैसे हुई? अमिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों का हक मारा, अपनी जेठानी और उसकी बेटी को सताया। आज मेरे अपने बच्चों ने मेरा वही हाल किया है। मेरा कर्म मेरे सामने खड़ा है। आर्यन को अपने पिता विक्रम की बातें याद आई। उसने अमिता को तिरस्कृत करने के बजाय उसे और उसके बीमार पति सुजीत को फाउंडेशन के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। जब नेहा अब एक सफल कॉरपोरेट लीडर थी, उसको इस बात का पता चला तो वह अमिता से मिलने अस्पताल आई। अमिता उसे देखकर डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा नेहा आज उससे पुराना बदला लेगी, लेकिन नेहा ने उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, चाची, जब आपने हमें घर से निकाला था तब मेरी माँ ने कहा था कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं, सेवा से देना। आज अगर मैं आपसे बदला लेती तो मुझसे और आप में क्या फ़र्क रह जाता। अमिता को समझ आ गया कि उसका बुरा कर्म उसे सड़कों पर ले आया था, लेकिन नेहा और आर्यन का अच्छा कर्म उन्हें ऊंचाइयों पर ले गया। अस्पताल के उस कमरे में जहां अमिता और सुजीत भर्ती थे, आज एक अजीब सी शांति थी। पश्चाताप की आग में जलकर अमिता का मन अब निर्मल हो चुका था। उसने अपनी पूरी संपत्ति, जो कौड़ियों के दाम की थी, और वह पुश्तैनी घर जिससे उसने कभी नंदनी और नेहा को धक्के
देकर निकाला था। नेहा के नाम करने का फैसला किया। अमिता ने कांपते हाथों से कागजों पर दस्तखत किए और नेहा से कहा, बेटा यह घर मेरा कभी था ही नहीं, यह तो तुम्हारे पिता की मेहनत का था। मैंने इसे छीनकर पाप किया था, आज इसे लौटाकर मेरा बोझ हल्का कर दो। नेहा ने उस पुराने घर को बेचने या वहां रहने के बजाय उसे एक आश्रय गृह में बदल दिया। उसने उसका नाम रखा नंदिनी स्मृति सदन। यह उन विधवाओं और अनाथ बच्चियों के लिए था जिनका दुनिया में कोई नहीं था। उद्घाटन के दिन नेहा ने अपनी मां नंदिनी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। नंदिनी जी, जो अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, अपनी आंखों में गौरव के आंसू लिए उस दहलीज पर फिर से खड़ी थी जहां से कभी उन्हें अपमानित करके निकाला गया था। लेकिन आज वहां कोई तिरस्कार नहीं था, बल्कि हजारों लोग उनके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। समारोह के बीच में एक कोने में सुमित भी खड़ा था। वह भी अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसने आगे बढ़कर नंदिनी जी के पैर छुए और कहा, माँ जी, आज सुमित अपनी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई आपके लिए लाया है। उस दिन मेरे पिता ने सही कहा था, किसी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। आपके ही आशीर्वाद का फल है कि मेरा बेटा आज एक सफल डॉक्टर है। नंदिनी जी ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। तभी आर्यन और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। दो अलग अलग परिवारों की कहानियाँ, एक जिसने अहंकार से शुरुआत की और दूसरा जिसने त्याग से आज कर्म के एक ही धरातल पर आकर मिल गई थी। सूरज ढल रहा था। नेहा अपनी माँ का हाथ थामे उस घर की छत पर खड़ी थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आपको उन सब दुखों का अभी मलाल है जो आपने सहे? नंदिनी जी ने क्षितिज की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, अगर वो कांटे ना होते तो आज ये फूलों की महक इतनी मीठी नहीं लगती। कर्म केवल दंड नहीं देता, कर्म सिखाता भी है। अमिता ने जो बोया वो उसने काटा। हमने जो धीरज रखा उसका फल आज तुम हो। विक्रम खन्ना का पश्चाताप, हरि काका की निस्वार्थ सेवा, सुमित के पिता की उदारता और नंदिनी जी का अटूट धैर्य, ये सब मिलकर एक ऐसी विरासत बन गए जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के अंधेरे रास्ते को रोशन कर दिया। कई साल और बीत गए। नंदिनी जी और अमिता दोनों ही अब इस नश्वर संसार को त्याग कर जा चुकी थी, लेकिन उनकी कहानी नंदिनी स्मृति सदन की दीवारों में आज भी जिंदा थी। नेहा अब रिटायर हो चुकी थी और उसकी जगह उसकी बेटी दीक्षा ने ले ली थी। दीक्षा को अपनी माँ और नानी के संघर्षों की हर कहानी जुबानी याद थी। एक शाम दीक्षा सदन के बाहर बैठी एक छोटी बच्ची को खाना खिला रही थी। तभी उसने देखा कि एक बदहाल युवक सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। वह युवक दिखने में किसी अच्छे घर का लग रहा था, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर हताशा थी। दीक्षा उसके पास गई और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? युवक ने रोते हुए बताया, मैम, मैं अमिता जी का पोता हूँ। मेरे पिता ने दादा दादी की सारी जायदाद गलत आदतों में उड़ा दी और अंत में मुझे घर से निकाल दिया। आज मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दीक्षा चौंक गई। यह अमिता का वही वंश था जिसने कभी अहंकार में दूसरों को ठुकराया था। कर्म का पहिया आज तीसरी पीढ़ी पर आकर फिर से वहीं खड़ा था। दीक्षा चाहती तो उससे धुतकार सकती थी, उसे उसके पुरखों के पाप याद दिला सकती थी, लेकिन उसने वही किया जो उसकी माँ नेहा और नानी नंदिनी ने उसे सिखाया था। उसने उस युवक का हाथ पकड़ा और उसे नंदिनी स्मृति सदन के अंदर ले गई। उसने युवक से कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने इस घर से हमारे परिवार को निकाला था, लेकिन आज वही घर तुम्हें पनाह दे रहा है। यह सजा नहीं है, यह सुधारने का मौका है। यहाँ रहकर सेवा करो और अपने परिवार के कर्मों का प्रायश्चित करो। उस दिन उस युवक की आंखों से जो आंसू निकले, उन्होंने सदियों पुरानी नफरत को धो दिया। उसने उसी सदन में एक साधारण सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। पूरे शहर में यह बात फैल गई कि बुराई को बुराई से नहीं, केवल अच्छाई से ही जीता जा सकता है। नेहा ने दूर खड़े होकर अपनी बेटी को देखा और मन ही मन मुस्कुराई। उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ नंदिनी के अच्छे कर्मों का बीज अब एक ऐसे विशाल वृक्ष में बदल चुका है जिसकी छाया कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।